हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ स्वीट एंजल एपिसोड 13। एलेन अपनी हार मान चुकी थी। वो जानती थी उसे और उसकी माँ को बचाने के लिए अब कोई भी नहीं आने वाला, और जो कुछ भी उसने जाह्नवी जी की कहने पर किया था उसका इंतजाम तो कुछ ऐसा ही होना था। ये तो बात हुआ पहले से ही जानती थी। वही यह सोच भी कैसे सकती थी कि वो किसी के घर में घुसकर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और वो लोग उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। एलेन को शक तो इस वक्त हो गया था जब वो बिना रोक टोक के विला में आ जा सकती थी और वो सुहानी की कमरे में जाकर तलाशी भी ले रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पर शक नहीं जाहिर किया। कृष ने भी उसे रंगे हाथ तो लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं कहा है। कियारा को लेकर वहां से चला गया था। एलेन को सिर्फ शक हुआ था कि उसका राज खुल चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद वो बच निकली है और वह है वहां जासूसी करके अपनी मॉम को वहां से निकाल सकती है। और उन्हें सब कोशिशें का नतीजा ये था कि वो सुहानी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन वो चाहकर भी ना तो अपनी मॉम को बचा सकती थी और ना ही अब खुद को। एक अच्छे दोस्त का मुखौटा उसके चेहरे से उतर चुका था, इसलिए अब वो उसे से अपनी दोस्ती की दुआएं देखकर भी खुद को नहीं बचा सकती थी। एलेन ने अपने लिए और अपनी माँ के लिए खुद को बर्बाद लिया था, लेकिन अभी तक भी उसे यह नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ये सब क्यों किया। एलेन ने जब भी अपनी मॉम से ये सब करने से मना किया या फिर इसके पीछे की वजह पूछने जाए तो जाह्नवी जी ने उसे सिर्फ यही कहा कि वह ये सब कुछ उन दोनों के लिए ही कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ना तो उसे कुछ बताया और ना ही खुद से कुछ पता करने दिया। वो सजा के लिए तैयार थे जो सुहानी अब उन्हें देने वाली थी। सुहानी ने अपने साथ आए हुए लोगों को उन दोनों को गाड़ी में डालने के लिए कह दिया था। तभी एलेन की नज़र सुहानी के साथ में खड़े हुए दूसरे इंसान पर पड़ी जिसने मास्क लगा रखा था और काले कपड़े पहन रखे थे। भले ही मास्क होने की वजह से उस इंसान को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एलेन उसकी आंखों को अच्छे से पहचानती थी। यह वही इंसान था जिसे एलेन ने टूट कर चाहा था। एलेन को एक आखिरी उम्मीद में दिखाई दे रही थी कि शायद यह इंसान उसके लिए आवाज उठाए और उसे यहाँ से बचाने की कोशिश करे, लेकिन सुहानी का फरमान सुनने के बाद वो इंसान वहां से मुड़ गया, बिना एक पल भी उन आंखों में देखे जो एक उम्मीद से भरी हुई नज़र के साथ उसे देखे जा रही थी कि वह उन्हें बचा ले। वो खुद का इतना कमज़ोर नहीं देखना चाहते, लेकिन वह उम्मीद भी तब टूट गई जब उन आंखों ने भी उसे रास्ता तोड़ लिया और मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। एलेन के आखिरी उम्मीद भी उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले थे। सुहानी ने अपने लोगों को कह दिया था कि वो उन दोनों माँ बेटी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे और खुद जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। सुहानी अपनी कार के अंदर बैठ पाती उससे पहले ही वहां पर एक साथ बहुत सी गाड़ियां आकर रुकी। सुहानी ने जो पलट कर देखा तो उन गाड़ियों में से काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग उतरकर उनकी तरफ आ रहे थे। उनको देखते ही सुहानी की आंखों में खून उतर आया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा कठोर हो गई और वह नफरत के साथ उन्हें घूर रही थी। गाड़ियों को देखकर उसके साथ खड़ा इंसान भी अब गाड़ी का दरवाजा बंद करके वापस से सुहानी के पास आकर खड़ा हो गया था। एलेन और जाह्नवी जी ने जब उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह भी और ज्यादा डर गए। वो दोनों इतनी ज्यादा डर गई थी कि अब उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। जाह्नवी जी ने डर के मारे एलेन को कसकर पकड़ लिया। जाह्नवी जी भी इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो एलेन को छुपाने की नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी। सुहानी की तरफ आ रहे हैं उन लोगों में से एक आदमी ने अपनी नज़र उन दोनों माँ बेटी पर डाली और एक गंदी हंसी हंसने लग गया। जाह्नवी जी को उसे आदमी को देखने के बाद ये लग रहा था कि आज मौत के देवता जाने दोनों तरफ से यह घेर रखा हो। सुहानी के सामने तो उन्होंने पहले ही खुद के बचने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब उनके सामने उनका सबसे बड़ा बुरा सपना आकर खड़ा हो गया था। अभी तो हर पल के साथ डरती जा रही थी कि कहीं सुहानी उन दोनों को इस शख्स को ना सौंप दे। उस आदमी ने फिर उन दोनों को इग्नोर करते हुए वो सुहानी के सामने आकर खड़ा होगा। उसे आदमी ने सुहानी से कहा,
इतनी भी क्या जल्दी है सुहानी बेटा, अपने अंकल से तो मिलते जाओ। उसे आदमी की आवाज सुनकर जहां एलन और जाह्नवी थी थर थर कांप रही थी, वही सुहानी के पास में खड़ा हुआ आदमी उसे अपने जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। यही हाल सुहानी का भी था, वह भी अपनी जलती हुई निगाहों से उसे आदमी को घूर रही थी। ऐसे लग रहा था कुछ देर पहले जो कुछ भी सुहानी ने एलेन को डराने के लिए उसके सामने कहा या किया हो वो सिर्फ ड्रामा था, लेकिन असली नफरत की कहानी तो अब दिखाई दे रही थी। लेकिन उस आदमी पर सुहानी या किसी और की नज़रों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी गंदी हंसी हंसते हुए सुहानी के पास आकर खड़ा हो गया। सुहानी नी ने अपने सामने उसे आदमी को देखकर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसे आदमी ने फिर से सुहाने से कहा, लगता है तुम अपने अंकल से नाराज हो सुहानी बेटा। हम तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से चलकर आए हैं और तुम हमसे मिलना तक नहीं चाहती। यह क्या बात हुई? और यह क्या देख रहा हूं मैं? तुमने मेरी बीवी और बच्ची को किडनैप कर रखा है। कोई अपनी अंकल की फैमिली के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है क्या? कहकर वो आदमी एक बार फिर से राक्षसों की तरह हंसने लग गया था। उस आदमी की इतनी गंदी हंसी सुनकर सुहानी का मन कर रहा था कि वह अपने हाथ उसे आदमी को नर्क रास्ता दिखा दे, फिर भी वो चुपचाप उसे आदमी के बकवास सुन जा रही थी। वो सुहानी से फिर से कुछ बोलता उससे पहले ही सुहानी के साथ में खड़ा हुआ आदमी सुहानी और उस आदमी में के बीच में आने के लिए अपनी जगह से मूव करने वाला था, जिसे महसूस करते ही सुहानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। उस आदमी ने सुहानी के बगल में खड़े हुए इंसान पर नजर पड़ती उससे पहले इस सुहानी ने उसे आदमी का सामना करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ ही गए, वरना मुझे तुम्हें घसीट कर यहाँ लाना पड़ता और उसके बाद तुम्हारे किए की सजा तुम्हें यहाँ देनी पड़ती। पर देखो ना तुम्हारी मौत कैसे कुत्तों की तरह यहाँ लेकर आई गई है। सुहानी के मुंह से ये सब सुनकर उस आदमी ने सुहानी की तरह अपना हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उससे पहले सुहानी ने अपनी कमर पर बंधी हुई गन को निकालकर उस आदमी के माथे पर पॉइंट आउट कर दे। सुहानी ने उस आदमी से फिर से कहा, अपनी औकात में रहो डेविड, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हें तुम्हारी किए की सजा में इसी वक्त इसी जगह पर अपने हाथों से दे दूं। सुहानी को खुद की इस तरह से बेइज्जती करते हुए देखकर उस आदमी ने सुहानी पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू अब मुझ पर चिल्लाएगी, मुझे काटने की? तू भूल रही है कि तूने ये गन चलना मुझसे ही सीखा है। सुहानी ने उसे आदमी को जवाब देते हुए कहा, बेशक ये गन चलाना मैंने तुझ जैसे क से ही सीखा है और इसी गन से मैं तेरा खेल खत्म करूंगी। इंतजार कर अपनी कुत्तों से भी बदतर मौत के लिए। सुहानी के मुंह से खुद के लिए सीधे सीधे धमकी सुनकर उस आदमी का खून खौल गया। उसने सुहानी के माथे पर गन तान कर कहा, तू मेरा खेल खत्म करेगी उससे पहले ही मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। सुहानी नी ने उस आदमी को अपनी टेढ़ी नज़र से देखा और उसे पर ऐसे हंसने लगी जैसे वह उसकी मूर्खता पर हंस रही हो। सुहानी ने जब उसे आदमी पर अपनी गन पॉइंट की थी, उसी वक्त उसे आदमी के पीछे खड़े हुए उसके लोगों ने अपनी गन को सुहानी की तरफ मोड़ दिया था और अब तो उसने खुद सुहानी के माथे पर अपनी गन तान कर रखी थी। उसके बावजूद सुहानी उस पर से हंस रही थी जैसे वह कोई पागल हो और यहाँ पर कोई फनी चीज़ सुन रहा हूँ। सुहानी ने उस आदमी से कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे गन चलाना तुमने सिखाया, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि तुम इतनी निहायती बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। तुम मेरी जगह पर खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो, जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आकर मात दे सकती हूँ, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मेरे इलाके में आकर धमकी दो। उसे आदमी को लगा जब सुहानी उसे ज़रूरत से ज़्यादा हल्के में ले रही हैं, तो उसने अपने आदमियों को सुहानी के लोगों पर गोली चलाने के लिए ऑर्डर किया ही था कि अगले ही पल उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी हुआ क्या। कुछ देर पहले जो लोग सुहानी और उसके लोगों पर अपनी गन ताने खड़े थे, अब वो जमीन पर ढेर हुए पड़े हैं। उसे आदमी ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसके लोगों ने जो गन पॉइंट कर रखी थी वह सूट कर भी पाते उससे पहले ही सुहानी के लोग हरकत में आ गए और उन्होंने एक ही झटके में उन सभी का खेल खत्म कर दिया, बिना उन्हें संभालने का कोई मौका दिए।
अपने साथ आए हुए अपने सारे लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारते हुए देखकर उसे आदमी ने भी अपना सलाइवा घटक लिया। अभी अभी उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर वो अच्छे से समझ सकता था कि उसने जिस लड़की से पंगा लिया है अब वो वक्त के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और उसका खेल खत्म करने में अब उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला। सुहानी ने एक बार पहले ही अकेले ही उसके सारे लोगों को जान से मार डाला था और उसे उसी के घर में धमकी देकर आई थी। उस वक्त डेविड को लगा था कि यह उस लड़की का लक था कि वो यहाँ से बचकर निकल गई, लेकिन अभी अभी उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था उसके बाद उसके सारी गलतफहमी में दूर हो चुकी थी। सुहानी नी ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसे आदमी के हाथ से गन छीन ली और उससे कहा, अपनी जिंदगी के कुछ और दिन जीना चाहता है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा, क्योंकि इतनी आसान मौत तो मैं भी तुझे नहीं देना चाहती। इंतजार कर उसे दिन का जब मैं तुझे कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर तेरी मौत के पास लेकर जाऊंगी, और तो अपनी मौत के लिए भी मुझे भीख मांगेगा लेकिन फिर भी मैं तुझे तेरी मौत नहीं दूंगी। सुहानी की बात सुनकर उस आदमी का जबड़ा कस गया था, लेकिन अब उसके पास सुहानी की धमकी को सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो यहाँ आया तो सुहानी को डराने के लिए था, लेकिन यहाँ आकर उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। लंदन में तो वो एक बार फिर से सुहानी का सामना कर सकता था, लेकिन यहाँ इंडिया में आकर शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसका अंजाम सोचकर ही उसके पसीने छूट रहे थे। लेकिन फिर भी उस आदमी की अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसे आदमी ने कहा, मुझे छोड़कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी यही गलती तुम्हारी मौत का कारण बनेगी और उस दिन तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। सुहानी ने उसे आदमी की धमकी सुनकर उसे कहा, डेविड तुम मुझे धमकी देने से पहले एक बार अपनी हालत तो देख लो, कहीं तुम्हारी धमकी ही तुम्हारे लिए बाद में पछताने का कारण न बन जाए। क्योंकि गन चलाने के साथ साथ ही है ये भी मैंने तुमसे ही सीखा था कि कभी भी दुश्मन पर तरस नहीं खाना चाहिए, लेकिन पावर और पैसे की नशे में तुम ये सब कुछ भूल चुके हो और तुम्हारी मौत का इंतजार तो मुझे शिद्दत है, इसलिए तुम जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी मौत से करवाऊंगी और उसे दिन तुम चाहोगे तो भी तो तुम्हें तुम्हारी मौत नसीब नहीं होगी। सुहानी का बेखौफ अंदाज और खूनी खेल देखकर वो आदमी पहले समझ चुका था कि उसका यहाँ जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो सुहानी को डराना चाहता था। लेकिन सुहानी तो उसे एक पल के लिए भी नहीं डर रही थी, बल्कि वह तो बेधड़क होकर उसे ही धमकी दिए जा रही थी। उसे आदमी ने जिसका नाम डेविड था उसने सुहानी से कहा, गलती कर दी मैंने उसे वक्त तुम्हें छोड़कर, मुझे उसी वक्त तुम्हारा खेल खत्म कर देना चाहिए था। ना उस वक्त मैं तुम्हें छोड़ना और ना ही तुम मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत करती। उसे आदमी की बातें सुनकर उसका अफसोस सुनकर सुहानी ने कहा, अफसोस तुम बीते हुए वक्त को बदल नहीं सकते डेविड, गलती तो तुमसे हुई है, बेशक बहुत बड़ी गलती हुई है और उसकी सजा भी तुम्हें बिल्कुल गिन गिन कर दी जाएगी। अब निकलो यहाँ से और अपनी मौत का इंतजार करो। सुहानी की धमकी सुनकर उस आदमी ने घूर कर सुहानी को देखा और उसके बाद उसने एलन और जाह्नवी जी की तरफ देखा, जहां जाह्नवी जी तो साथ में के डर से पहले ही बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो उन्हें घूरे जा रहा था। जाह्नवी जी को घूरने के बाद उस आदमी ने एलेन को देखा और अपनी गंदी हंसी हंसते हुए वहां से जाने लगा। उसे आदमी की गंदी हंसी सुहानी को इरिटेट कर रही थी, इसलिए सुहानी ने जाते हुए उसके पैर को गोली मारी और गोली उसके पैर को छूते हुए निकल गई। लेकिन उसे गोली ने उसे आदमी को लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर दिया और उसी के साथ उसकी दर्द भरी सिस्क निकल गई और उसकी वो गधी हंसी भी अब गायब हो चुकी थी। डेविड के वहां से चले जाने के बाद सुहानी ने अपने लोगों को इशारा किया और उन्हें जाह्नवी जी और एलेन को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। सुहानी उन दोनों को अपने साथ लेकर जा पाती उससे पहले ही वहां किसी की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ सुहानी, तुम इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि गायत्री जी की थी, जो कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंची थी। गायत्री जी ने भले ही सुहानी और डेविड के बीच जो भी बात हुई उसे ना सुना हो, लेकिन कुछ वक्त पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसका नजरा उनकी आंखों के सामने था।
सड़क पर बिछी लाशें और खून का पानी की तरह बहता देखकर गायत्री समझ चुकी थी कि कुछ देर पहले यहाँ क्या कुछ हुआ होगा। और यहाँ आते ही उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। गोली किसने चलाई और किसको लगी है तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन गोली चलने की आवाज़ उन्होंने सुनी थी। और अभी भी सुहानी के हाथ में गन लहरा रही थी, जिसे देखकर गायत्री जी आराम से अंदाजा लगा सकती थे कि कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ होगा। गायत्री जी को अपने सामने देखकर सुहानी ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुहानी की कुछ और कह पाती उससे पहले ही उसकी नज़र गायत्री जी के पीछे आ रहे कियान पर पड़ी और उसकी आवाज़ वहीं ही रुक गई। सुहानी कभी नहीं चाहती थी कियान उसका ये साइड भी देखे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था कि कियान सुहानी का ये साइड देख चुका था और देखकर काफ़ी हैरान भी लग रहा था। लेकिन सुहानी ने इस वक्त कियान को कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझा और वह जाह्नवी जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुहानी को जाह्नवी जी के सामने खड़ा होता हुआ देखकर गायत्री जी ने कहा, हमारे सामने से हट जाओ सुहानी, तुम इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, ये हमारे साथ जाएंगे। सुहानी ने कहा, ये हमारे गुनहगार हैं तो ये हमारे साथ ही जाएंगे, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। गायत्री जी की आवाज़ सुनकर और उन्हें वहां देखकर एलेन की जान में जान आए। उसने गायत्री जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आंटी प्लीज़ मॉम को यहाँ से लेकर चलिए, ना देखे ना मॉम बेहोश हो गई हैं, इन्हें इसी वक्त अस्पताल लेकर चलने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। एलेन के दर्द भरी आवाज़ सुनकर गायत्री जी ने उसे संभालते हुए कहा, तो फिक्र मत करो, हम इसी वक्त हॉस्पिटल चल रहे हैं। एलेन और गायत्री जी के बीच की बॉन्डिंग को देखते हुए सुहानी ने कहा, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप भी इनके साथ मिली हुई हैं? सुहानी की कही बात सुनकर गायत्री जी को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त उन्हें सुहानी को सफाई देने से ज़्यादा जाह्नवी जी को अस्पताल लेकर जाना ज़्यादा जरूरी लगा। गायत्री जी ने सुहानी से कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम जो कुछ भी कर रही हो वह बहुत ज़्यादा गलत है, तुम अपने अंदर के इंसानियत को खोते जा रही हो। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस रूप में देखा होता तो वह है कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाते आई, वो जीते जी मर जाती। गायत्री जी की बात सुनकर सुहानी ने उनसे कहा, और शायद इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने उन्हें जीने ही नहीं दिया। सुहानी की बात सुनकर गायत्री जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो उसे समझाना चाहती थी, इस एक्सप्लेन करना चाहती थी कि वो जो सोच रही है वह ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी कर पाती उससे पहले ही एलेन की दर्द भरी आवाज़ में एक बार फिर से सुनाई दी, आंटी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मॉम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सुहानी गायत्री जी से छीनकर उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सुहानी के साथ खड़ा हुआ इंसान जो काफ़ी देर से एलेन को ही देखे जा रहा था, उसने जब महसूस किया कि एलेन अगले कुछ ही पल में बेहोश होकर गिरने वाली है तो उसने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। उस आदमी ने सुहानी से अपनी आंखों की आंखों में इशारा किया कि वो उसे जाने दे। सुहानी इतनी आसानी से एलेन और जाह्नवी जी को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे इंसान की रिक्वेस्ट सुनकर उसने फाइनली अपने उन दोनों गुनहगारों को वहां से जाने की इजाज़त दे दी। गायत्री जी जो कुछ भी करके जाह्नवी जी और एलेन को अपने साथ ले जाने आई थी, उन्होंने सुहानी को जब इतनी आसानी से पीछे हटते हुए देखा तो वह भी एक बार के लिए हैरान जरूर हुई, लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए जाह्नवी जी की तरफ पलट गई। उन्हें लगा कि एक बार फिर से सुहानी के अंदर का इंसानियत जाग चुकी है, इसलिए वह उन्हें जाह्नवी जी और एलेन को ले जाने की परमिशन दे रही है। उन्होंने कियान को इशारा किया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाने में उनकी मदद करें। कियान ने एक बार के लिए सुहानी को और उसके साथ खड़े हुए आदमी को देखा। कियान इस वक्त सुहानी की आंखों में नफरत आराम से देख पा रहा था। इस वक्त सुहानी गायत्री जी को बेइंतहा नफरत के साथ देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि एक बार फिर से गायत्री जी ने सुहानी के जख्मों को कुरेदकर उन पर नमक छिड़क दिया हो। लेकिन फिर गायत्री जी की आवाज़ सुनकर कियान उन्हें इग्नोर करते हुए जाह्नवी जी के पास आकर उन्हें अपने गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ चला गया। कियान जाह्नवी जी को लेकर कार में आ चुका था। एलेन अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी।
गायत्री जी ने जब एलान को इस हाल में देखा तो उन्होंने उसे सहारा देकर अपने साथ लेकर चली गई। उन लोगों को वहां से जाते ही सुहानी ने अपने साथ खड़े हुए आदमी को घूर कर देखा। सुहानी के इस तरह से देखने पर उसे आदमी ने अपनी नजरें झुका ली। उसे आदमी की झुकी हुई नजरों को इग्नोर करते हुए सुहानी ने अपने लोगों से कहा कि वो इस जगह को साफ करें और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। सुहानी के जाने के बाद साथ में खड़े इंसान ने अपना मास्क उतारा और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने आसमान में देखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मॉम, डैड, कि मैं आपके कातिल की बेटी को बचाने के बारे में कभी सोच भी पाऊंगा, लेकिन मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं गई। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देखना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड। आसमान की तरफ देखते देखते ही उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद बहकर निकल गई। वहां खड़ा कोई भी इंसान उसकी आंखों में झांक कर देख पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उससे पहले ही उसने अपना मास्क फिर से लगाया और जाकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया और वहां से उसी डायरेक्शन में चला गया जिस डायरेक्शन में अभी अभी सुहानी चली गई थी। वो इंसान कोई और नहीं माइकल ही था, जो इतने वक्त से एलेन के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए था। आखिरकार एलेन को मुसीबत में देखकर उसे अपने आप कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उसे जान देने के लिए सुहानी से रिक्वेस्ट की। सुहानी इस वक्त काफी गुस्से में थी और ऐसे ही गुस्से में वह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाई जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह अपने घर के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते के लिए निकल गई थी। सुहानी का गुस्सा सिर्फ इतनी सी बात पर नहीं था कि जाह्नवी जी और एलेन ने कियारा का इस्तेमाल करके आर्यन परिवार पर दबाव बनाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, बल्कि उसका गुस्सा तो किसी और ही बात का था। ऋषभ, जो इस वक्त ऑफिस से घर ही जा रहा था, उसने जब अपने सामने से इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी क्रॉस करते हुए देखा तो उसने इस गाड़ी को ध्यान से देखा। एक बार के लिए तो ऋषभ ने उस गाड़ी को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही पल जो ऋषभ ने उस गाड़ी को पहचान लिया था, यह वही गाड़ी थी जो सुहानी अक्सर अपने आने के लिए यूज किया करती थी। सुहानी नी को इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते देखकर ऋषभ काफी ज्यादा घबरा गया और वह भी उसी के पीछे ड्राइव करने लगा। सुहानी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक सेकंड के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। सुहानी नी को कुछ देर तक फॉलो करने के बाद ऋषभ ये बात तो समझ चुका था कि वह ऐसे सुहानी को फॉलो करके उस तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उसमें शॉर्टकट लिया और अपनी गाड़ी का रास्ता मोड़ दिया। ऋषभ इस शहर के छपे छपे को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने जल्दी से एक शॉर्टकट लिया और आगे की तरफ बढ़ चुका। ऋषभ ने ड्राइव करते हुए कृष को भी कॉल किया, लेकिन कृष ने उसका कॉल ही अटेंड नहीं किया। ऋषभ ने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट, इसको भी अभी अपना गुस्सा दिखाना है। ये भाई बहन कभी अपने दिमाग से काम क्यों नहीं करते, हर वक्त इनको गुस्से में ही रहना जरूरी है क्या? 15 मिनट की ड्राइव करने के बाद ऋषभ उस रोड पर आ चुका था जिस सड़क पर सुहानी ओवर स्पीड में ड्राइव कर रही थी। ऋषभ ने सड़क पर जाकर देखा तो वहां पर सड़क पर सुहानी की कार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। सुहानी को वहां ना पाकर ऋषभ के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे कि कहीं बीच रास्ते में उसे कुछ हो तो नहीं गया, या ओवर स्पीड में उसने उसके पहुंचने से पहले ही क्रॉस तो नहीं कर दिया। यही सोचकर वो आगे बढ़ने को ही था कि उसने देखा कि सुहानी की कार हाई स्पीड में उसी की तरफ बढ़ रही है। ऋषभ ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने गाड़ी को रिवर्स में डालकर सुहानी की गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया। सुहानी भले ही गुस्से में ओवर स्पीड कर रही थी, लेकिन उसे इस वक्त इतना होश था कि अपने सामने की चीजों को अभी भी वो नोटिस कर सकती थी। सुहानी ने दूर से ही यह नोटिस कर लिया था कि उसके सामने एक गाड़ी खड़ी है और वो गलत लेन में शायद उसकी तरफ ही बढ़ रही है। सुहानी ने अपने सामने कार को देखकर अपने स्पीड कम करने चाही, लेकिन ओवर स्पीड की वजह से वह एक साथ अपनी स्पीड कम नहीं कर सकती थी, वरना सुहानी की कार इस टाइम उल्टा करके पलट जाते। सुहानी ने धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते हुए गुस्से में सामने वाली कार पर गुस्सा करते हुए कहा, इतना लंबा चौड़ा हाईवे है और इसे मेरी गाड़ी के सामने आकर रिवर्स लेना है।
सुहानी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सामने वाली गाड़ी से टकराने से पहले अपनी स्पीड को कम कर ले, लेकिन हाई स्पीड की वजह से उसे ऐसा करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ऋषभ भी यह बात समझ चुका था कि सुहानी ओवर स्पीड के वजह से अपनी स्पीड कम नहीं कर पा रही, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही है। ऋषभ ने भी अपने गाड़ी में रिवर्स गियर डाला और उसे धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाने लगा, क्योंकि इतना तो वह भी समझ चुका था कि अगर उसने अपने गाड़ी को पीछे नहीं किया तो उन दोनों गाड़ियों की टक्कर होना कन्फर्म था। सुहानी नी की गाड़ी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ानी होगी, वरना वो इस टक्कर को होने से नहीं रोक पाएगा। सुहानी ने जब गौर से अपने सामने खड़ी गाड़ी को नोटिस किया तो वो समझ चुकी थी कि सामने खड़ा इंसान उसकी गाड़ी की ओवर स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो रिवर्स में अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा है ताकि वो टक्कर होने से रोक सके। लेकिन अभी तक जिस स्पीड से ऋषभ अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ लेकर जा रहा था, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस टक्कर को रोक पाएगा। सुहानी ने भी अपनी अब मैक्सिमम कोशिश कर रही थी इस टक्कर को रोकने के लिए, अपनी स्पीड को कम करने की। दोनों गाड़ियों के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस बची थी, लेकिन अभी तक सुहानी की गाड़ी की स्पीड नॉर्मल स्पीड तक ही पहुंच पाई थी, उसे अभी भी रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ऋषभ ने अपने मैक्सिमम में स्पीड रिवर्स में डाल दी थी, लेकिन अब इससे ज़्यादा स्पीड वो भी बढ़ा सकता था। ऋषभ और सुहानी दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनकी टक्कर होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कितनी कोशिश करे, लेकिन एक छोटी सी पर टक्कर बड़े एक्सीडेंट में बदल कर ही रहेगी। डिस्टेंस काफ़ी कम होने की वजह से अब ऋषभ और सुहानी एक दूसरे का चेहरा हल्का हल्का देख पा रहे थे। दोनों गाड़ियों के बीच होने वाली टक्कर को रोकने के लिए उन दोनों ने दूसरे को इशारा किया और ऋषभ और सुहानी ने एक साथ अपनी गाड़ियों के डायरेक्शन मोड़ दी। दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन चेंज होते ही उन दोनों ने एक साथ हैंड ब्रेक खींच दिया, जिससे उन दोनों की गाड़ी एक साथ ही ऑपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी दूर जाकर रुकी। दोनों गाड़ियों की स्पीड और दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखकर ही पता चलता था कि अगर इन दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर होती तो दोनों गाड़ियों के परकच्चे उड़ जाते। दोनों गाड़ियां झटके से रुकी थी, इसलिए ऋषभ का सर बाल बाल बचा था डैशबोर्ड से टकराने से, लेकिन सुहानी का सर स्टीयरिंग से टकरा गया था, इसलिए उसके सर पर हल्की सी चोट आई थी। ऋषभ जितना जल्दी हो सकता था अपनी कार से उतरा और उतरकर वो सुहानी की कार की तरफ दौड़ गया, क्योंकि वो जानता था जिस स्पीड से सुहानी की कार इस वक्त रुकी है उसके अनुसार सुहानी को चोट लगने के चांस ज़्यादा थे। ऋषभ ने जब सुहानी की गाड़ी के पास पहुंचकर देखा तो सुहानी हल्की बेहोशी की हालत में थी और खुद को कार से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि कार में कोई डैमेज आई थी या सुहानी को ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन सर में स्टीयरिंग की लगने की वजह से उसे हल्की सी बेहोशी छा गई थी, इसलिए वो कार से निकल पाने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना कर रही थी। ऋषभ ने जब सुहानी को इस हाल में देखा तो उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और सुहानी को अपने गोद में उठाकर कार से बाहर ले आया। सुहानी को कार का सहारा देकर खड़ा करते हुए ऋषभ ने कार से पानी की बोतल निकाली और उसे पानी की कुछ चिंटे सुहानी के मुंह पर मारे। पानी के छिटे मुंह पर लगता ही सुहानी अपने होश में आ गई। सुहानी ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो ऋषभ उसके सामने खड़ा हुआ था और वह भी अब बिल्कुल ठीक थी। दोनों को ही चोट नहीं आई थी और दोनों की कार भी सही सलामत थी। यह उनके एंड मौके पर लिए गए फैसले का ही नतीजा था कि वह दोनों अभी सही सलामत एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ऋषभ ने जब सुहानी को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखा तो उसने झट से उसे अपने गले से लगा लिया। ऋषभ ने सुहानी को इतने कसकर हग किया था कि उन दोनों के बीच से हवा पास होने की तक की जगह नहीं बची थी। ऋषभ के टाइट हग करने की वजह से सुहानी का दम घुट रहा था, उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी थी। ऋषभ ने हग किए हुए हे सुहानी से कहा, क्या कर रही थी तुम? इतनी ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? खुद के बारे में ना सही, लेकिन कियारा के बारे में तो सोचा होता। तुम्हें कुछ हो गया होता तो क्या जवाब देता मैं उसे? ऋषभ इस वक्त काफी डरा हुआ था, इसलिए वो सुहानी को डांटे जा रहा था। सुहानी जो ऋषभ के कसकर हग करने की वजह से खुद को ऋषभ से अलग करने के लिए छटपटा रही थी।
ऋषभ को जब महसूस हुआ कि उसके टाइट हग करने की वजह से सुहानी को सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है, तो वह झट से उसे दूर ले गया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। सुहानी को अच्छे से याद था जब वो उसे कैसे तरह मिली थी। उसे वक्त वहां पर गायत्री जी और कियान आने थे। ऋषभ उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, तो फिर अचानक से ऋषभ उसके सामने कहां से आ गया और ऋषभ ने को उसकी इतनी मदद क्यों की, खुद की जान जोखिम में डालकर। जितना सुहानी को ऋषभ के बारे जानती थी उसके अनुसार तो यही था। उसके अकॉर्डिंग टू उसे यही पता था कि ऋषभ कभी भी सुहानी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? ये सब ने सुहानी को बचाने के लिए अपनी जान की बिना परवाह किए उसके गाड़ी को रोकने के अपनी पूरी कोशिश की थी, ये जानते हुए भी कि अगर सुहानी ने वक्त रहते ब्रेक नहीं लगाया और उसकी गाड़ी नहीं रुकी तो ये ऋषभ की गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो जाएगी और वो दोनों शायद ही बच पाते। और अगर ऐसा हुआ होता तो इस वक्त ये सब शायरी को अपने गले से लगाया हुआ तभी के भजन में सूरत हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर पर मौजूद होते हैं। चोट कितनी ज्यादा लगती है उसका तो नहीं पता लगता है, लेकिन उन दोनों को हॉस्पिटल लाइट कर दिया गया होता, पंचायत हो जाता था कि हम दोनों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका काम तमाम हो गया हो। ऋषभ अपने फिक्र में न जाने सुहानी से क्या क्या बोला जा रहा था और सुहानी एक टक बस उसी ही देखे जा रही थी। सुहानी कल लग रहा था जैसे ऋषभ के सर में ज्यादा चोट आने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है और वह भाई की बातें कर रहा है। सुहानी ने ध्यान से ऋषभ के सर में देखा तो उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। बाहर चोट न मिलने पर सोने ने सोचा कहीं ऋषभ को इंटरनल चोट तो नहीं आई। सुहानी को लग रहा था जैसे ऋषभ के सर में ज्यादा चोट आने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है और वह बहकी की बातें कर रहा है। सुहानी ने ध्यान से ऋषभ के सर को देखा तो उसे कोई भी चोट नजर नहीं आई थी। बाहर चोट न मिलने पर सुहानी ने सोचा कहीं ऋषभ को इंटरनल चोट तो नहीं आई, इसलिए वह ऋषभ को ध्यान से एग्जामिन कर रही थी। सुहानी ने ऋषभ के आगे अपने हाथ की 2 उंगलियां करके उससे पूछा, ये कितनी उंगलियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं? ऋषभ जो सुहानी को इतनी देर से डांटे जा रहा था, उसने सुहानी का अजीब सा सवाल सुनकर पहले तो अजीब तरह से मुंह बनाया, उसके बाद कहा 2। ऋषभ के सही आंसर देने पर सुहानी ने उसे फिर से पूछा, आपका नाम क्या है? ऋषभ को अजीब तो लग रहा था कि सुहानी इस वक्त उससे किस तरह के सवाल कर रही है, लेकिन फिर भी उसने आराम से थोड़ा प्राउडली जवाब दिया, ऋषभ आर्यन। सुहानी ने ऋषभ का जवाब सुनकर एक बार तो उसे घूर कर देखा जैसे वो कोई शहंशाह हो, इस तरह से अपना नाम बता रहा है, ऋषभ आर्यन। लेकिन फिर उसे इग्नोर करते हुए सुहानी ने उससे फिर से सवाल किया, ये कौन सा साल चल रहा है और आपकी उम्र कितनी है? इस बार के सवाल से ऋषभ ने मुंह बना लिया और उसने सुहानी पर छिड़ते हुए कहा, तुम मुझसे मेरी उम्र पूछकर क्या साबित करना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आता हूँ जो तुम मुझसे मेरी उम्र पूछ रही हो? ऋषभ का सवाल सुनकर सुहानी ने सोचा, लड़कियों को अगर उनकी उम्र पूछी जाए तो वह जरूर उसे बताने में नखरे करती हैं, लेकिन ऋषभ क्यों नखरे कर रहा है? फिर कुछ सोचते हुए सुहानी ने कहा, इसमें बताने वाली क्या बात है, वह तो आप पहले से ही हैं। लेकिन ये बात सुहानी ने बहुत धीरे कही थी, इस ऋषभ सुन भी नहीं पाया। फिर सुहानी ने आगे सोचते हुए खुद ही कहा, पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे, जब से मैं वापस यहाँ आई हूँ तब से ही यह बहकी बातें कर रहे हैं और आज फिर से वही इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब उनका दिमाग तो ठीक है, इनका कोई चोट तो नहीं आई, ये ठीक उसी तरह जैसी कुछ दिन पहले थे। सुहानी को खुद से ही बड़बड़ाते हुए देखकर ऋषभ ने कहा है, तुमसे खुद से क्या बात कर रही हो? मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब दो। ऋषभ की बात सुनकर सुहानी ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा, जब आपको कोई चोट नहीं लगी, आपका दिमाग पूरी तरह से ठीक है, तो तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? ऋषभ जो इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है, फाइनली जब उसे रिलायंस हुआ कि सुहानी यह सब उसके डांटने की वजह से कर रही है और उसे लग रहा है कि चोट लगने की वजह से कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया या मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए वह एज अ डॉक्टर उसे एग्जामिनेशन कर रही थी।
ये सब पता चलते ही उसका गुस्सा एक बार फिर से सुहानी के लिए उतर आया। ऋषभ ने फिर से सुहानी को डांटते हुए कहा, तुम इतनी ओवर स्पीड में कार क्यों चला रही थी? तुम क्या करना चाह रही थी? और यह इतनी रात को तुम कहाँ भूतों की तरह घूमने निकली थी? ऋषभ के एक साथ इतने सारे अटपटे सवालों को सुनकर सुहानी को भी गुस्सा आ गया। उसने ऋषभ को गुस्से में जवाब देते हुए कहा, पहली बात तो मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मैं रात को टहलने निकलूंगी, और दूसरी बात मैं ओवर स्पीड में कार इसलिए चला रही थी क्योंकि मैं ओवर स्पीड में ड्राइव कर सकती हूँ। सुहानी उसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषभ बीच में ही कहा, वहाँ तो तुम्हें अच्छे से ड्राइव करनी आती है, इसका मतलब तुम ओवर स्पीड करोगी और किसी को भी अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दोगी। तुम्हें ये रेसिंग स्पोर्ट्स हाईवे लगता है? तुम्हें पता है जो कार तुम चला रही थी उसकी स्पीड अगर तुमने थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी होती तो वो बिना कुछ किया ही खुद ही ब्लास्ट हो जाती। ऋषभ का ज्ञान सुनकर सुहानी ने कहा, ऑफ कोर्स वो कार मेरी है तो उसकी लिमिट का मुझे अच्छे से पता होगा। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना और अपनी कार दोनों का ध्यान आराम से रख सकती हूँ। सुहानी के जवाब सुनकर ऋषभ को उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अच्छा तुम अपना ध्यान रख सकती हो तो फिर ज़रा बताना ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था जिसे तुम रोकने के लिए इतनी ओवर स्पीड में जा रही थी? ऋषभ का गुस्से में सवाल सुनकर सुहानी ने भी उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहा, वो मैं तुम्हारे। इतना कहते ही वह रुक गई क्योंकि उसे याद आ गया कि वो ऋषभ से क्या कहने जा रही थी। ऋषभ के सामने आने और उसकी बचकानी हरकत तो और उसके गुस्से की डांट को सुनने के बाद सुहानी भूल गई थी कि वह अभी भी कहाँ से निकाल कर आ रही थी और क्यों वो इतने गुस्से में ड्राइव करके कहाँ जा रही थी। सुहानी को जैसे ही ऐसा कुछ याद है उसने बात को पूरी तरह से पलट दिया। सुहानी ने बात को पलटते हुए ऋषभ से कहा, मैं कहीं भी जाऊं उससे आपको क्या? ऋषभ चाहता तो इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकता था, लेकिन वह जानता था अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए उसके पास अभी तक कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वो सुहानी से कहता कि वह उससे प्यार करता है, उसे उसकी फिक्र हो रही थी, वो उसका पति है तो उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वह उसे डांट रहा है, तो सुहानी इसका क्या जवाब जाती है ये ऋषभ से पहले से जानता था। ऋषभ नहीं चाहता था कि कुछ दिनों पहले जैसे ऋषभ ने अपने प्यार की बात सुहानी से कही थी, उसके बाद सुहानी के सवालों को सुनने के बाद उसके पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, या फिर जवाब होते हुए भी वो उस वक्त सुहानी को आंसर नहीं कर पाया था। ऋषभ नहीं चाहता था कि आज फिर वही कंडीशन एक बार बन जाए, इसलिए इस बार उसने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन ऋषभ ये भी समझ गया था कि सुहानी बात घुमाने की कोशिश कर रही है। सुहानी जो रीजन ऋषभ को बता रही थी वो इतना सीधा नहीं है जितना वो बोल रही है, बात कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो अभी तक ऋषभ की नज़रों से छुपा हुआ था। फिर ऋषभ ने भी बात बदलते हुए सुहानी से कहा, काफ़ी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए, कियारा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ऋषभ की बात सुनने के बाद सुहानी ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। सुहानी ने ऋषभ से बस इतना ही कहा, मैं घर ही जा रही हूँ, और उसके बाद वह वापस अपनी कार के अंदर बैठ गई। सुहानी ने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद ओवर स्पीड में अचानक से ब्रेक लगने की वजह से उसके इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था, इसलिए सुहानी की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऋषभ जो बाहर खड़ा हुआ सुहानी के जाने का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि सुहानी की कार खराब हो गई है। उसे अब सुहानी की हालत पर हंसी आ रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो सुहानी को समझा रहा था कि वो स्पोर्ट्स कार नहीं है, उसे इतनी तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए, तब सुहानी ने उससे कहा था कि वो उसकी कार है और वो उसके बारे में अच्छे से जानती है, लेकिन अब सुहानी की कार बंद पड़ गई थी। इस वक्त ऋषभ चाहता तो सुहानी के कार को ठीक कर सकता था, लेकिन उसने इसी बहाने सुहानी को लिफ्ट देना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि इस बहाने उसे सुहानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता। ऋषभ ने सुहानी कहा, लगता तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इस वक्त सुनसान सड़क पर जिस जगह वो लोग जहां पर खड़े हुए थे वहां कोई और गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए सुहानी को भी ऋषभ से लिफ्ट लेने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था।
सुहानी ने अपनी कार से बाहर आकर उसे बंद किया और अपना सामान लेकर ऋषभ के साथ उसकी कार में आ गई। ऋषभ ने सुहानी के लिए दरवाजा खोला और उसे पैसेंजर सीट पर बैठाना चाहा, लेकिन सुहानी कहाँ कम थी, उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा बंद करके पीछे की सीट पर बैठ गई। सुहानी का इस तरह से पीछे जाना ऋषभ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह कैसे भी करके थोड़ा और वक्त अपनी नाराज बीवी के साथ बिताना चाहता था, इसलिए उसने बिना कोई ऑब्जेक्शन किए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ऋषभ कार स्टार्ट करने ही वाला था कि उससे पहले सुहानी का फोन बज उठा। सुहानी ने कॉल अटेंड किया तो सामने से उसकी नज़र मिरर से देख रहे ऋषभ पर पड़ी और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। फोन नीचे गिरते ही स्पीकर का बटन ऑन हो गया और सामने से क्रिश की आवाज आई, एंजल तुम कहाँ पर हो, अब तक घर क्यों नहीं आई? मैं और प्रिंसेस कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्रिश की आवाज़ सुनकर सुहानी ने जल्दी से अपना फ़ोन नीचे से उठाया और उसको स्पीकर से हटाते हुए कान से लगा लिया। लेकिन अब तक ऋषभ ने क्रिश की बात सुन ली थी। ऋषभ ने अपने मन में ही कहा, इस साल को तो मैं देख लूँगा, जब मैं कॉल किया था तब तो इसमें कॉल अटेंड नहीं किया और अब से अपनी बहन की परवाह हो रही है। मुझे ऋषभ आर्यन को इग्नोर करने की सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी। सुहानी ने क्रिश से कहा, भाई मैं किसी काम से थोड़ी दूर आ गई हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, आप और कियार खाना खाकर सो जाइए, मैं आ जाऊंगी। अपनी बात कहने के बाद सुहानी ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि क्रिश को इस वक्त इस बारे में अभी कुछ पता चले जो कुछ भी उसने थोड़ी देर पहले किया था। हालांकि सुहानी अच्छे से जानती थी कि क्रिश को अब तक पता लग चुका होगा कि सुहानी ने क्या किया है, क्योंकि सुहानी के बॉडीगार्ड्स में जो लोग शामिल थे उन्हें क्रिश ने ही ट्रेन किया था। वो भले ही सुहानी के अंदर काम करते थे और सुहानी को प्रोटेक्ट करना ही उनका काम था, लेकिन वह हर चीज़ की रिपोर्ट क्रिश को जरूर करते थे, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी थी कि सुहानी कुछ भी ऐसा करे जिससे उसकी जान को खतरा हो या फिर उसे किसी प्रकार का खतरा हो तो वो उसे रोक सकते हैं, या फिर अगर सुहानी फिर भी ना माने तो क्रिश को इसके बारे में बता सकते हैं। सुहानी ने काफ़ी बार उन लोगों के इसलिए डांटा भी था कि वो हर बात क्रिश को रिपोर्ट करते थे, लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकते थे। उनका काम था कि उसकी रिपोर्ट करना और वो लोग अपनी ड्यूटी बखूबी को भी निभा रहे थे। लेकिन सुहानी इस वक्त क्रिश से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कियारा और क्रिश को खाना खाकर सो जाने के लिए कहा और जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। ऋषभ ने जब सुना कि क्रिश घर पर ही है और कियारा उसके साथ है तो उसे तो तसल्ली हो गई कि कियारा अभी क्रिश के साथ सेफ है। अब जब ऋषभ मौका मिल गया था सुहानी को और ज़्यादा परेशान करने का और उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, तो वह भला पीछे कैसे हट सकता था। सुहानी अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रही थी, उसी का फ़ायदा उठाकर ऋषभ ने अपनी स्टीयरिंग के नीचे लगे वायर को तोड़ दिया और उसके बाद झूठा नाटक करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। ऋषभ ने सुहानी के सामने भोले बनते हुए कहा, लगता है मेरी गाड़ी भी खराब हो गई और कोई दूसरी गाड़ी भी आते हुए नजर नहीं आ रही, हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। सुहानी ने जब सुना कि ऋषभ की गाड़ी भी खराब हो गई है तो उसे ऋषभ से कहा, क्या आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है तो फिर हम घर कैसे जाएंगे, मौसम भी खराब होने वाला है, हम इतनी रात को अब घर कैसे पहुंचेंगे। ऋषभ को तो जैसे आज रात का लाइसेंस मिला था सुहानी को पूरी तरह से परेशान करने का। ऋषभ ने सुहानी से कहा, ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। सुहानी को सही में टेंशन हो रही थी कि वो इतनी रात को यहाँ से घर कैसे जाएगी, लेकिन ऋषभ था जो इस वक्त भी उसे ताना मार रहा था, तो सुहानी चुप कैसे रह सकते थी। सुहानी ने ऋषभ से कहा, मैं तो अपने रास्ते से जा ही रही थी, वो आप ही थे जो बीच सड़क पर जाकर मेरा रास्ता रोकने को उतारू थे, और देखो अपनी हरकत का नतीजा, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। ऋषभ ने जब देखा कि सुहानी अपनी गलती ना मानकर उल्टा उसे ही डांट रही थी है तो ऋषभ ने कहा, एक तो तुम अपनी गलती नहीं मान रही, तुम इतनी ओवर स्पीड में ड्राइव कर रही थी, कहीं भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था, ऊपर से मैंने तुम्हें बचाया और तुम उसका एहसान करने की जगह उल्टा मुझे ही गिनवा रही हो कि तुम मेरी वजह से यहाँ फंस गई। सुहानी ने कहा,
तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से यह हम लोग यहाँ पर फंस गया है ना। आप इस तरह से बीच रास्ते में आकर मैं रास्ता रोकते, ना ही मुझे इस तरह से ब्रेक लगाने पड़ते और नहीं हमारी गाड़ी खराब होती। इन सब में सारी गलती आपकी ही है। सुहानी को इतनी आसानी से सारा इल्जाम खुद पर डालते हुए देखकर ऋषभ की आंखें ही बाहर निकालने को हो गए। उसने कहा, कैसी लड़की हो तुम? अपनी गलती मानने की जगह तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सुहानी ने कहा, मुझे शर्म क्यों आएगी, मैंने क्या किया है? ऋषभ समझ चुका था कि वो बहस करने में सुहानी सी नहीं जीत सकता। सुहानी किसी भी हाल में अपनी गलती तो नहीं मानेगी। इसलिए ऋषभ ने कहा, ठीक है, मेरी गलती है कि मेरी वजह से हम दोनों यहाँ फंस गए, लेकिन अब फंस ही गए हैं तो आगे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे, या यहीं बैठकर पूरी रात मुझे कोसने का इरादा है तुम्हारा? ऋषभ और सुहानी दोनों ही अब सुनसान सड़क पर पैदल चल रहे थे। उस सड़क पर उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे वो लिफ्ट या मदद मांग सके। सुहानी बार बार अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक कर रही थी ताकि वो अपने लोगों को फ़ोन करके खुद के लिए मदद मंगवा सके, लेकिन अब उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सुहानी ने ऋषभ से भी उसका फ़ोन मांगा था ताकि वो किसी को फ़ोन करके यहाँ बुला सके, लेकिन ऋषभ ने कहा, उसका फ़ोन तो ऑलरेडी डेड हो चुका है। सुहानी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले जब भाई का फ़ोन आया था तब तो यहाँ नेटवर्क था, अभी नेटवर्क कहाँ चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसी जंगल में तो वैसे भी नहीं है जहाँ तक नेटवर्क नहीं आ सकता। वो अभी भी मेन सिटी के आसपास ही थे। सुहानी खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी और अपने फ़ोन को इधर उधर करते हुए आगे बढ़ रही थी। ऋषभ को सुहानी की हरकतों पर खूब हंसी आ रही थी क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल टिन्स जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश की जा रहा था क्योंकि यह सब किया धरा तो ऋषभ का ही था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। ऋषभ ने ही अपनी गाड़ी से उतरते वक्त नेटवर्क जैमर ऑन कर दिया था जिसके वजह से सुहानी के फ़ोन पर नेटवर्क शो नहीं हो रहा था। वो दोनों लगभग 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि सुहानी को अपने आसपास कुछ गड़बड़ होने की हरकत महसूस हुई। सुहानी में असमंजस की नज़र से ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ भी अलर्ट हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि जो कुछ भी सुहानी फील कर पा रही हो कोई वहम नहीं था, वहाँ सच में कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। ऋषभ ने जल्दी से सुहानी का हाथ पकड़ा और बिना एक पल भी गवाए वो लोग पास में ही लंबे खड़े पेड़ों की ओर बढ़ गई। अब तो सुहानी भी से समझ चुकी थी कि वो लोग अब फंस चुके हैं, इसलिए उसने भी बिना कोई वक्त गवाए चुपचाप ऋषभ के साथ आगे बढ़ गई। वो दोनों अपने पास में खड़े हुए पेड़ों से चुपते छुपाते थोड़ी दूर जाकर एक लंबी से पेड़ के पास छुप गए। जैसा कि उन दोनों का शक सही था, उनके आसपास कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। कुछ लोग थे जो उन्हें का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने जो अचानक से सुहानी और ऋषभ को गायब पाया तो वह लोगों ने दौड़ते हुए सड़क पर आ चुके, लेकिन उन्हें दूर दूर तक ऋषभ और सुहानी का कोई नाम निशाना नजर नहीं आ रहा था। वहां खड़े उन 4-5 लोगों में से एक आदमी ने कहा, यार अभी अभी तो यही थे, दोनों अचानक से कहाँ चले गए? दूसरे ने कहा, कहीं उन्हें हमारे यहाँ होने का पता तो नहीं चल गया? तीसरे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 20 मिनट से हम लगातार पीछा कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पता चला, तो अचानक से कैसे पता चल जाएगा? हमने तो कोई हरकत भी नहीं की। उनमें से पहले आदमी फिर से बोला, अगर उन्हें हमारे यहाँ होने का पता नहीं चला तो फिर वह दोनों अचानक से कहाँ चले गए? उनमें से एक चौथा ही आदमी ने कहा, कहीं ये दोनों मियाँ बीवी जंगल का फ़ायदा उठाकर रोमांस करने तो नहीं चले गए? ऐसे रोमांस करने का मन तो मेरा भी कर रहा है, इतना अच्छा मौसम जो हो रखा है और ऊपर से यह सुनसान जंगल, कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। ये कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। सुहानी और ऋषभ जो काफी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे, उन्होंने जब उस आदमी की बातें सुनी तो सुहानी उसे अपनी जलती भी निगाहों से घूरने लगी, लेकिन ऋषभ को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। किसी को समझ रहा था कि इस वक्त सुहानी कितना एम्ब्रेस फील कर रही होगी। कहाँ वो दोनों उन लोगों का पता करने के लिए छुपे हुए थे और कहाँ है ये लोग उनके रोमांस की कहानी बना रहे थे।
उनमें से पहले आदमी जो थोड़ा सा डरवाना लगा रहा था, उसने कहा अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप ढूंढो उन लोगों को। बॉस को पता चल गया कि वो लोग हमारी नज़रों से बचकर निकल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। बॉस के यहाँ पहुँचने से पहले हमें उन लोगों को फिर से ढूंढना होगा। सुहानी और ऋषभ ने जब सुना कि वो किसी बॉस के आने की बात कर रहे हैं तो दोनों की भी पीछा करने वाला कि अब उनका पीछा करने वाला कौन बॉस पैदा हो गया। सुहानी जो उनकी बातें कहीं घोर से सुन रही थी, ऋषभ में उसके कंधे पर हाथ रखा तो सुहानी अचानक से चौंक गई। ऋषभ ने सुहानी को शांत करवाते हुए कहा, मैं ही हूँ डॉन, टी वरी रिएक्ट मत करो नहीं तो इन लोगों को हमारे यहाँ होने का पता चल जाएगा। सुहानी ने बिना कुछ कहे हाँ मैं अपने गर्दन हिलाई। ऋषभ ने सुहानी से कहा, मुझे लगता है लोगों के साथी भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम यहाँ से निकलना होगा, वरना हम बैठे बैठे मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऋषभ की बात तो सही थी। इस वक्त उन लोगों के पास ना तो कोई हथियार था और ना ही उन लोगों के लोग उनके पास थे। इस वक्त मैं पीछा करने वाले लोगों से होने का मतलब था कि सामने से मुसीबत को न्योता देख कर आना। सुहानी ऋषभ के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। सुहानी ने ऋषभ को नीचे झुकने के लिए कहा। ऋषभ जैसी ही नीचे झुका, सुहानी उसे लेकर वहीं नीचे पेड़ के पास बैठ गई। सुहानी ने कहा, लगता है हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, उन लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से घेर रखा है। वो सिर्फ 4-5 नहीं बल्कि उनके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ आस-पास फैले हुए हैं। सुहानी की बात सुनकर ऋषभ ने जब अपने सेंसेस चारों तरफ घुमाए तो उसे भी अब तक इस बात का पता चल गया कि वो लोग फंसने वाले नहीं बल्कि फंस चुके हैं। वो चारों तरफ से गिरे हुए थे और कुछ मास्क पहने हुए लोग वहां पर उन पेड़ों के पीछे किसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऋषभ और सुहानी दोनों ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने में लगे हुए थे कि कैसे करके वो इस मुसीबत से बाहर निकले, लेकिन उन दोनों के पास ही अभी कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उन लोगों को चारों तरफ से घेर कर ढूंढा जा रहा था। सड़क पर खड़े लोग जिन लोगों के आने की बात कर रहे थे, शायद वो लोग अब तक आ चुके थे और उन दोनों को ढूंढने का काम भी उन लोगों ने शुरू कर दिया था। ऋषभ ने सुहानी से कहा, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इन लोगों के साथ ही यहाँ से निकलना होगा। सुहानी ने कहा, मुझे भी यही लगता है। उन्होंने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान से आगे की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकी और उसमें से एक आदमी धन धन आते हुए बाहर आया और उसने अपने आदमियों पर गन तनते हुए कहा, कहाँ है वो दोनों, मैंने कहा था ना अपनी नजरों पर बनाए रखना। सड़क पर खड़े उन 5 लोगों में से एक आदमी जो थोड़ा डरावना था, उसने जाकर उसे आदमी से कहा, बस वो लोग हमारी नजरों के सामने ही थे, लेकिन पता नहीं कैसे अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से गायब हो गए। शायद उन्हें हमारे आसपास होने की बालक लग गई थी, इसलिए वो यहाँ से बचकर भाग गए। उसे आदमी ने अपने आदमी की बात सुनकर उसे पर चिल्लाते हुए कहा, अगर वो बचकर भाग गए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हुए उसे आदमी ने अपने सामने खड़े इंसान पर बंदूक तनी और एक गोली जाकर उसके सर के आर पार हो गई। गोली लगती है वो आदमी वही सड़क पर ढेर हो गया। गोली लगते ही गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दूसरा आदमी बाहर आया और उसने गोली चलाने वाले पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुमने क्या किया डेविड? तुम जानते भी हो यह मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था, तुम इसे ऐसे कैसे मार सकते हो? मैंने तुम्हें अपने लोग तुम्हारा काम करने के लिए दिए हैं, उन्हें मारने के लिए नहीं। तुम्हारी यूरोप में तुम लोगों की जान ले लेते होंगे, लेकिन यह मेरे लोग हैं, यहाँ उनको मेरी इजाज़त के बिना कोई घूर तक नहीं सकता। तुमने उसे गोली मार दी। तुम्हारी मदद करने के लिए पहले ही बॉस ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया हो, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने मेरे लोगों के साथ कोई भी ऐसी निज हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बॉस के साथ मिले हुए हो। अभी अभी जिस आदमी ने अपने सामने खड़े हुए आदमी पर गोली चलाई थी वो कोई और नहीं, डेविड ही था। डेविड ने यूरोप से आने के बाद सीधा सुहाने पर अटैक करने के फैसले से उसके सामने गया था, लेकिन सुहानी ने उसका खेल ही खत्म कर दिया। शिवानी ने उसके सारे लोगों को वहीं पर मार का ढेर कर दिया था, इसलिए उसे अपने यहाँ इंडिया में दोस्त से मदद लेनी पड़ी।
और यह सभी लोग उसके दोस्त के ही आदमी थे जिनमें से एक को उसने अभी अभी गोली मारी थी। डेविड ने अपने सामने खड़े हुए आदमी से कहा, देख रघु, तेरे बस की मैं बहुत ज्यादा मदद की है, उसके बदले ही उसने मुझे अपने आदमी मेरे काम के लिए दिए हैं। तेरी यह आदमी किसी काम की नहीं है। उन लोगों के पास ना कोई हथियार था और ना ही उनके गार्ड उनके साथ थे और वह दोनों बिल्कुल पैदल थे। उसके बाद भी वह तेरे लोगों की नजरों से बचकर निकल गई। तेरे आदमी नालायक है, ये किसी काम के नहीं है, इसलिए अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे मार दिया। तेरी यह कुत्ते किसी काम के नहीं है, मेरे से पहले तो तुझे इनको गोली मार देनी चाहिए थी। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।